हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे थे, हमारे संस्था के द्वारा आप लोग का एनसीईआरटी कराया जा रहा था, तो हम एनसीईआरटी साइंस का करा रहे थे। जो मेरा कल एक एपिसोड आ चुका है और आज का जो है देखेंगे तो इससे पूर्व हम करा चुके थे। हमारा चैप्टर नंबर 1 है 6th क्लास का, जिसमें भोजन का घटक है। और अगर आप देखेंगे तो आज हमारा होगा विटामिन से। कल हम लोग प्रोटीन तक कर लिए थे, चलिए आज हम विटामिन से करते हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन में क्या है। देखिए, कहता है विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन का कार्य क्या है हमारे शरीर में? ये तो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है। किससे? तो रोगों से। रोगों से रक्षा कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में रक्षा करती है? तो हमारा विटामिन हो गया। क्या है? विटामिन। इसके आगे कहता है विटामिन हमारे आँख है। क्या है? विटामिन हमारे आँख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखती है। विटामिन हमारे शरीर के किस भाग को स्वस्थ रखती है? तो आप देखेंगे आँख है, अस्थि है, दांत है और मसूड़े हैं। ये सभी को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। इसके आगे कहता है विटामिन कई प्रकार के होते हैं। क्या कहता है? विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्या कहता है? विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद देखिए, कहता है इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के एक समूह को क्या कहते हैं? विटामिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को क्या आवश्यकता होती है? तो सभी विटामिन की अल्प मात्रा की हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। पहले देखिए, कहता है हमने विटामिन कितने प्रकार के पढ़े हैं, तो देखेंगे आप हो जाएगा। विटामिन तो देखेंगे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और तथा के है। इतने प्रकार के विटामिन हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। मतलब शरीर की आवश्यकता होती है, उपस्थित नहीं होते। इसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर में अल्प मात्रा में। तो चलिए पहले हम विटामिन ए को देखते हैं। देखिए, कहता है विटामिन ए हमारे विटामिन ए शरीर की त्वचा तथा आँख को स्वच्छ रखता है। विटामिन ए के कार्य क्या है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर को त्वचा और आँख को स्वस्थ रखती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो आप देखेंगे इसके कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। और रतौंधी का मतलब है कि रात में दिखाई नहीं दे पाता है आँख से। क्या है? रात में आँख से दिखाई नहीं दे पाता है। आगे देखें, कहता है विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। विटामिन सी हमारे शरीर में क्या कार्य है? ये हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों से लड़ने में मदद करती है। यहाँ तक कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। किसको? प्रतिरोधक क्षमता को। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो हमारे शरीर में अगर कहीं कट जाता है या जख्म हो जाता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता है। किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। इसके आगे देखिए, कहता है विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करती है। विटामिन सी हमारे शरीर में किस को स्वस्थ रखने में सहायता करती है? तो दांत और अस्थियों को। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो दांत मतलब में झरन जैसा हो जाता है और शरीर में जो हड्डी हमारे अस्थियाँ हैं उस सब में दर्द होने लगते हैं। जोड़े में ये सब जो भी है अस्थि में दर्द होने लगते हैं। किसके कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। और इसके कार्य क्या हमारे शरीर में? तो अस्थि और दांत के ये कैल्शियम को बनाने में प्रयोग करती है, सहायता करती है। इसके बाद कहता है विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन का चित्र 6.1 या से चित्र 6.9 में दिखाए गए हैं। चलिए अब हम चित्र में देखते हैं। देखिए आप लोग अब देखेंगे
कि हमारे विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होती है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्या है, विटामिन ए के कुछ स्रोत। क्या है, विटामिन ए के कुछ स्रोत है। तो आप देखेंगे स्रोत में क्या है, ये देख रहे हैं जो क्या है, आम है, आम है, मछली का तेल है, दूध है, पपीता है और गाजर है। ये सारे चीज़ों में आपको विटामिन ए की कुछ मात्रा मिलेगा। क्या मिलेगा, विटामिन ए की कुछ मात्रा मिलेगा। अगर सबसे अधिक की बात करें कि सबसे अधिक किस में विटामिन ए मिलता है, तो सबसे अधिक आपको हो जाएगा गाजर में। आपको गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए मिलेगा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक किस में है। तो आपको सेव दिया रहेगा, गाजर दिया रहेगा, मिर्चा, मूली, तो आप देखेंगे तो गाजर हो जाएगा। इसके बाद आप देखें दूसरा विटामिन क्या है, विटामिन बी के कुछ स्रोत हैं। क्या है, विटामिन बी के कुछ स्रोत है। देखिए आप विटामिन बी के स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है। देखेंगे गेहूं में भी कुछ मात्रा विटामिन ए मिलता है। गेहूं में कौन सी विटामिन ए मिलता है, सॉरी विटामिन कौन से मिलता है, तो विटामिन बी मिलता है। गेहूं में कुछ मात्रा में विटामिन बी मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे चावल में भी विटामिन बी मिलता है और यकृत में भी विटामिन बी मिलता है। किसमें, यकृत में। ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए अब विटामिन सी है हमारा। क्या है, विटामिन सी के कुछ स्रोत। चलिए आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि संतरा में भी विटामिन सी मिलता है। क्या में, संतरा में है, टमाटर में है, इधर आप देखेंगे आंवला है, नींबू है, मिर्चा है, अमरूद है। आपको विटामिन सी मिर्चा में मिलेगा। किस में, मिर्चा में भी, आंवला में, नींबू में, संतरा में, अमरूद और टमाटर में। लेकिन अगर हम सबसे अधिक की मात्रा की बात करें तो आपको आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी मिलेगा। किसमें, आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी मिलेगा, जो आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर है विटामिन डी के कुछ स्रोत। क्या है, विटामिन डी के कुछ स्रोत है। तो देखिए इसमें भी है। क्या है, मक्खन है, आप देख रहे हैं मक्खन है, दूध है, यकृत है, अंडा है और मछली है। आपको विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होगा, तो विटामिन डी दूध, मक्खन, यकृत, अंडा और मछली से प्राप्त होगा। इसमें विटामिन डी की कुछ मात्रा होते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लें। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए आगे है, देखिए आगे कहता है, ये बॉक्स में आप ज़रा देखिएगा ध्यान से। हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश से उपस्थित विटामिन डी बनाता है। हमारे शरीर जो है, अगर सूर्य के प्रकाश में आप रहते हैं, सूर्य के प्रकाश जो, अब ये नहीं कि आप पूरे दिन सूर्य के प्रकाश में ही रहें। अगर आप सुबह का जो सूरज का किरण आता है, अगर उसमें आप रहते हैं, तो उस टाइम जो सूर्य किरण आपको मिलेगा शरीर के लिए, वो बहुत ही लाभदायक होगा। क्या होगा, बहुत लाभदायक होगा। उससे हमारे शरीर कौन सी विटामिन प्राप्त करती है, तो विटामिन डी प्राप्त करती है। इन दिन कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता है, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। देखिए कहता है आजकल जो है लोग सूर्य के प्रकाश में कोई रहना नहीं चाहता, जिससे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है, ये आप देख रहे हैं, ये आयोडीन की कुछ स्रोत है। किससे, आयोडीन की, क्योंकि हमें शरीर में खनिज की भी ज़रूरत होती है। विटामिन, खनिज, लवण सबकी ज़रूरत होती है। तो आप ये जो देख रहे हैं क्या है, आयोडीन की कुछ स्रोत है। तो जैसे आप देखेंगे आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये देखेंगे ये नमक है। क्या है, नमक है। ये आप जो देख रहे हैं नमक है। इसके बाद ये देख रहे हैं आप, ये आपका काजू है। क्या है, काजू अखरोट है। इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, अदरक है। अदरक है, पालक है और यह मछली है। यानी हमें आयोडीन कहाँ से प्राप्त होती है, हमें आयोडीन हमारे शरीर को पालक से भी मिलती है, अदरक से भी मिलती है, मछली से भी प्राप्त होती है, नमक से भी। ये सारे चीज़ों से हमें आयोडीन की कुछ अल्प मात्रा प्राप्त हो जाती है। किससे, की आयोडीन की। इसके बाद ये देखेंगे आपको जो ये दिख रहे हैं, ये क्या है, फास्फोरस की कुछ मात्रा, जो हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए भी आवश्यक होती है। किससे प्राप्त होती है, तो आप देखेंगे फास्फोरस की कुछ मात्रा आपको दूध से प्राप्त होगा। ये आप देख रहे हैं क्या है, दूध है,
ये केला है, ये आप देख रहे हैं मिर्च है, ये आप देख रहे हैं चावल है, और ये आपका गेहूं है। क्या है? गेहूं है। तो हमें फास्फोरस कहाँ से प्राप्त हो रही है? दूध से भी प्राप्त हो रही है, केला से प्राप्त हो रही है, मिर्चा से हो रही है, चावल से और गेहूं से। इतने चीज़ों से हमें क्या प्राप्त हो रही है? फास्फोरस प्राप्त हो रही है। देखिए अब आगे और देखते हैं। देखिए आगे कहता है लोहे के कुछ स्रोत। क्या है? लोहे के स्रोत कुछ है। हमें लोहे प्राप्त कहाँ से होती है? खाद्य पदार्थ में। तो आप देखेंगे क्या है, तो देखिए आपको यहाँ पर देख रहा होगा, देखेंगे आप, ये सेब है। क्या है? सेब है। ये हमारा पालक है। क्या है? पालक है। ये आप हमें देख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका अमरूद है। और ये आप देख रहे हैं यकृत है। क्या है? यकृत है। यानी इस चीज़ अगर आप सेवन करते हैं अपने खाद्य पदार्थ में तो आपकी लोह की कमी नहीं होगा। क्या ना होगा? लोह का कमी। और लोह के कमी से हमें क्या होता है? एनीमिया की बीमारी होता है। क्या चीज़ का होता है? लोह की कमी से हमें एनीमिया की बीमारी होती है। और लोह मतलब क्या होता है? इसका और भी अर्थ देखेंगे तो लोहा हो जाएगा, या फिर अंग्रेजी में कहें तो आयरन हो जाएगा। क्या होगा? आयरन हो जाएगा। इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या बीमारी होती है? तो एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया में क्या होता है? तो एनीमिया में हमारे शरीर में जितनी रक्त की आवश्यकता होती है वो नहीं प्राप्त हो पाता है, जिससे लोगों में रक्त की कमी हो जाता है। क्या होता है? रक्त की कमी हो जाता है। अभी आप देखे होंगे कि एनीमिया सिकल सेल चलाया गया, जो इसका लक्ष्य है 1947 तक, मतलब भारत में एनीमिया से जो कमी है, जिस लोगों में कम है, उसे प्राप्त करना। तो ये हमारा हो गया लोहा के किससे प्राप्त होता है, ये दिखाया गया है। अब आगे देखेंगे हम। देखिए कुछ कहता है यहाँ पर, कहता है हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता होती है। किसकी? खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। जो आप देख रहे थे ये हमारे सब खनिज लवण है, जैसे आयोडीन, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, ये हमारे शरीर की सबकी आवश्यकता होती है। अब ये नहीं कि सिर्फ इसी लोग को खाएंगे तो इससे भी बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है खाने से, जब शरीर में ज़्यादा इसका मात्रा हो जाता है। तो वही आपको कहता है कि हमें अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है शरीर के उचित विकास के लिए। किस लिए? शरीर के उचित विकास के लिए तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। अब देखिए कहता है शरीर के उचित विकास के लिए तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक जो खनिज लवण है उनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। इसके आगे देखिए कहता है विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 1 से 10 में दर्शाया गया है, जैसे अभी हम आपको दिखाएं। इसके आगे कहता है देखिए अधिकांश खाद्य पदार्थ में 1 से अधिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें आपको, जैसे आपको गेहूं में प्रोटीन भी मिल जाएगा, और आपको चावल में कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। उसी में आप देख रहे हैं कि इसमें आपको क्या मिल रहा है? फास्फोरस भी मिल रहा है। इसी तरह से है, वही कहता है आपको। देखिए कहता है आपने भी सारणी 1.2 में प्रेक्षण को लिखते समय इस बातों को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरी पोषक तत्व की मात्रा से अधिक हो सकती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेब में आपको यहाँ पर आयरन ही मिलेगा। सेब में भी आपको बहुत सारे चीज़ मिलेगा, जैसे आपको बोल रहा है दूध में प्रोटीन भी मिलता है, फास्फोरस भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है। तो वही आपको कहता है प्रोटीन में आपकी वसा भी दूध में आपको वसा भी मिलता है। तो वही आपको यहाँ कहता है। इसके बाद कहता है देखिए एग्जाम्पल में दिया भी है, उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरी पोषक तत्व से अधिक होती है। जैसे आप यहाँ चावल देख रहे थे, ये चावल था जिसमें आपको फास्फोरस मिल रहा था। तो वही कहता है कि अन्य पोषक तत्वों की मात्रा से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा
चावल में अधिक होती है। किसमें? चावल में। इसके आगे कहता है, देखिए, इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल को हम क्या कह सकते हैं? चावल को हम कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इसी प्रकार आगे देखिए कहता है, इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। जैसे आप देखें कि हमारे शरीर के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, इन सब के बावजूद भी हमें और चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे वो क्या है? तो आपका हो जाएगा आहार रेशों तथा जल, इनकी भी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। इसके आगे कहता है, देखिए, आहारी रेशे रुद्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो रुद्राक्ष के नाम से भी आहारी रेशे जाने जाते हैं, नाम से भी जाने जाते हैं। फिर आगे कहता है, आगे अब देखिए कहता है, हमारे खाने में क्या है? हमारे खाने में रुद्राक्ष की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पाद से ही होती है। रुद्राक्ष की पूर्ति हमारे खाद्य पदार्थ में कहाँ से होती है? तो लगभग ये या मुख्यतः ये पादप से ही होती है। किससे? पादप से। देखिए आगे कहता है, रुद्राक्ष में, जैसे रुद्राक्ष के मुख्य स्रोत बता रहा है, क्या है? चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए कहता है, रुद्राक्ष के मुख्य स्रोत क्या? रुद्राक्ष के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, साबुत है। इसके बाद देखेंगे दाल है, आलू है, ताज़े फल, सब्जियां हैं। जबकि इन सब में आप देखेंगे कुछ में आपको प्रोटीन भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट। जैसे आलू में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, लेकिन यहाँ रुद्राक्ष भी इससे प्राप्त हो रही है। उसी तरह से देखेंगे दाल में आपको प्रोटीन मिलता है और रुद्राक्ष भी। फल में भी बहुत सारे आपको विटामिन भी मिलेगा और रुद्राक्ष भी। आगे देखिए कहता है, रुद्राक्ष हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। अब रुद्राक्ष हमारे शरीर को क्या करता है? रुद्राक्ष हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, नहीं करते हैं, फिर भी क्या कहता है? फिर भी यह हमारे भोजन में आवश्यक अवयव है। क्या है? आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। तो रुद्राक्ष बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर को सहायता करता है। रुद्राक्ष क्या करता है कि जो भोजन हमारे शरीर में नहीं पचता है उसे बाहर निकालने में सहायता करता है। किसका काम है ये? रुद्राक्ष की। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ कुछ खनिज जैसे कैल्शियम। हमें कैल्शियम किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है? तो आप देखेंगे हमें कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? अंडा से। किससे? अंडा से और दूध से। कैल्शियम आपको किससे प्राप्त होता है? अंडा और दूध से। और कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाता है तो क्या होता है? कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में दांत में दिक्कत होती है और अस्थियों में भी। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है। हम लोग रुद्राक्ष तक पढ़ लिए थे, अब हमारा जल है। क्या है? जल है। देखिए कहता है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल की कार्य हमारे शरीर में क्या है? तो जो भी पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में उसे क्या करता है? उसे अवशोषित करने में सहायता करता है। क्या है? जल भोजन में उपस्थित अन्य पोषक तत्वों को उसे अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। आगे कहता है आपको कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र, क्या? जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब जल का कार्य और क्या है? जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। इसके आगे बार कहता है, आगे देखिए कहता है कि समानता हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। क्या कहता है? सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें
उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, जैसे क्या है, जल, दूध, चाय। जल, दूध और चाय, ये तीनों से हमें जल की प्राप्ति होती है शरीर को। आगे कहता है, देखिए इसके आगे कहता है आदि से, इसके अतिरिक्त क्या कहता है, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, इसके अतिरिक्त जिस भी भोजन को हम पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए कहता है आगे, कहता है एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें। क्या कहता है, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें और इसे छोटे छोटे हिस्से में काट दें। क्या कहता है, छोटे छोटे हिस्से में काट लें। क्या ऐसा करते समय, कहता है क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हो जाते हैं। यानी आपको ये बताना चाहता है कि टमाटर और नींबू में भी जल की कुछ मात्रा होती है। किसमें, टमाटर और नींबू में भी। इसके बाद कहता है जब भी आपके घर में किसी फल सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब भी ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। अब आपको ये भी पूछ रहा है कि ऐसा कोई फल या सब्जी का प्रयोग आपके यहाँ होता है जिसमें पानी की मात्रा ना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। देखिए आगे कहता है, हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। क्या कहता है, हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थ में जल होता है। कुछ सीमा तक, कहता है कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। क्या कहता है कि जैसे हमारे शरीर की जितनी जल की आवश्यकता आती है उसमें से कुछ मात्रा हमें फल और सब्जी और जैसे दाल, चाय, दूध, ये सब से प्राप्त हो जाती है। इसके आगे कहता है इसके अतिरिक्त, क्या, इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थ को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। जैसे आप सब्जी बनाते हैं उसमें जल की आवश्यकता होती है। चावल भी बनाएंगे तो जैसे आटा को गूंथते हैं तो उसमें भी जल की, तो वही आपको कहता है कि उसमें हमें जल की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए आगे कहता है संतुलित आहार। अब आगे आपको संतुलित, हमारे शरीर के लिए संतुलित आहार की भी आवश्यकता होती है। देखिए कहता है सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार हम किसे कहते हैं, जिसे हम पूरे दिन में खाते हैं उसे ही हम आहार कहते हैं। आगे कहता है हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व की उचित मात्रा होना चाहिए। अब देखिए कहता है कि हमारे शरीर को वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए जो भी पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा में, मतलब शरीर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए। आगे कहता है, देखिए कहता है हमारे शरीर में की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। क्या कहता है, अब देखिए आगे कहता है कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम। जैसे कि आप देखेंगे
कि किसी भी खाद्य पदार्थ को सबसे ज़्यादा आप ग्रहण करते हैं या भोजन के रूप में लेते हैं तो उसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। और अगर इसके उल्टा आप देखेंगे, जैसे आपको कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी की अगर ये सब की कमी है, या पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, ये सब की कमी होता है, तो इससे भी हमारे शरीर की नुकसान होती है। तो इसलिए जो भी आहार हम लेते हैं, जैसे अब वो कहता है संतुलित आहार, तो उसे उचित मात्रा में ही लेना होगा जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो, शरीर के लिए स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायता हो, वही आपको कहता है। फिर इसके आगे कहता है हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुद्राक्ष तथा जल भी होना चाहिए। पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर में उचित मात्रा में जल और रुद्राक्ष भी होना चाहिए, ये कहता है। इसके क्या कहता है, इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। किससे हम संतुलित आहार कहते हैं? जो हमारे भोजन के लिए जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता हो, ना उसकी अधिकता होनी चाहिए और ना उसकी कमी होना चाहिए, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कहता है। देखिए आगे कहता है, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? इसके बाद कहता है, देखिए आगे पैराग्राफ में, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। ये कहता है कि क्या आपको लगता है कि सभी उम्र के या सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक ही प्रकार के संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? आप जो भी एक सप्ताह में भोजन करते हैं उसका एक चार्ट बनाइए और देखिए क्या जो भी पोषक तत्व, जल और रुद्राक्ष की आवश्यकता हमारे शरीर की है उस सारे के सारे आप लेते हैं भोजन के रूप में, वही आपको कहता है। जैसे देखिए, क्या आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोच सकते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है? आप ये सोच सकते हैं कि आपकी जो भी संतुलित आहार है क्या आपके शरीर पर निर्भर करता है? इसके आगे आप देखिए, कहता है एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भी भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। चलिए आगे देखिए, कहता है दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी या थेपला, अनाज एवं दाल से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। कहता है कि ये जो भी सारे चीज़ पोषक तत्व है इसकी कम मात्रा में भी अगर आप रोज़ लेते हैं तो भी आपको संतुलित आहार मिलता रहेगा। आगे देखिए, कहता है देखिए आगे कहता है, क्या कहता है, उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। अब देखिए कहता है कि उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इससे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। अब आपके पास जो भी पोषक तत्व प्राप्त है, जो भी खाद्य
पदार्थ जो भी आपके पास है उसे सिर्फ उचित प्रकार के खाना ही नहीं जरूरी है, उसे सही या उचित तरीके से पकाना भी आवश्यक है। वही आपको कहता है, देखिए कहता है पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतु के भोजन में भी ये सभी आवश्यक होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। वही कहता है, देखिए कहता है जो आप भोजन वाला जो देख रहे थे, उचित प्रकार से भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके क्या कहता है, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो जाए। आप इसी प्रकार से किसी भी खाद्य पदार्थ को पकाइए या भोजन करने वाले जो भी सामग्री है उसे इसी प्रकार से पकाइए कि उसकी जो पोषक तत्व है उसमें जो भी पोषक तत्व है उसके नष्ट ना हो जाए, वो नष्ट ना हो जाए। देखिए कहता है क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि छिलका उतारकर यदि सब्जी या फल को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं और सब्जी और फलों की त्वचा में भी क्या कहता है नष्ट हो जाए। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण भी होते हैं। ये कहता है कि अगर आप सब्जी या फल को उसके छिलका उतार कर धोते हैं तो उसमें से जो भी पोषक तत्व जैसे हैं उसे मतलब धोइएगा तो वो उससे बाहर निकल जाएगा। तो वही आपको कहता है, जैसे कहता है चावल और दाल को बार बार धोने से उस उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो दाल को भी धोते हैं और चावल को भी धोते हैं, अगर उसे हम बार बार धोते रहते हैं तो उसमें से जो भी विटामिन और खनिज लवण उपस्थित होता है वो निकल जाता है, अलग हो जाता है। वही आपको कहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए कहता है हम सभी जानते हैं, क्या कहता है, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है। क्या कहता है, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। हम भोजन क्यों पकाते हैं? क्योंकि उसमें स्वाद बढ़ जाए और उसे हम आसानी से अपने मतलब भोजन को शरीर के द्वारा पचा सकते हैं, जैसे आंत, लीवर जो भी हो। इसके साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी हो जाती है। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं, कहता यह है कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भोजन को हम पकाते हैं तो उसके कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। वही आपको यहाँ कहता है। इसके बाद कहता है यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसमें फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन, खनिज लवण की हानि हो जाती है। क्या कहता है कि अगर अत्यधिक हम किसी खाद्य पदार्थ को पकाते हैं, उसमें जल अधिक डालते हैं और उस जल को पकाने के बाद निकाल कर फेंक देते हैं, जैसे कि चावल में से जो भी उसको निकाल के जो भी उसमें पानी होता है, हमारे यहाँ तो लोकल भाषा में माड़ बोला जाता है, अगर आप उसे निकाल के फेंक देते हैं तो उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या जो खनिज लवण है निकल जाता है। बहुत ऐसे देश है जहाँ चावल को खाते नहीं है, चावल में जो उसका लिक्विड होता है उसे पीते हैं। तो वही आपको कहता है कि नष्ट हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्म से नष्ट हो जाता है। अगर आप विटामिन सी वाले जो भी खाद्य पदार्थ है उसे अगर आप पकाते हैं तो विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। वही आपको कहता है क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बुझो ने सोचा कि हर समय वह वसायुक्त खाना का सर्वोत्तम भोजन है। बुझो किसी व्यक्ति का नाम था, उसने सोचा कि हर वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। क्या कहता है कि जैसे एक कटोरी आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लीजिए और एक कटोरी वसायुक्त
भोजन लीजिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से अधिक वसा युक्त भोजन जो है उसमें आपको ऊर्जा की मात्रा अधिक मिलेगा, वही आपको यहाँ कहता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कहता है, इसके बाद कहता है आपको, क्या ऐसा नहीं होता क्या अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाए और इसके अलावा कुछ ना खाए। कहते हैं क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तभी तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाएं और इसके अलावा कुछ ना खाएं। अगर ऐसा हम करते हैं कि सिर्फ वसायुक्त भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में सिर्फ वसा ही की मात्रा अधिक हो जाएगी और बाकी पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हमारे शरीर में कुछ बीमारियां या कुछ नुकसान भी हो सकती है। वही आपको कहता है कि अगर आप भोजन करते हैं तो लगभग जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है उस सभी को मिलाया करिए। फिर आगे कहता है, क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? क्या आप सोचते हैं क्या वह ठीक था? निसंदेह, क्या कहता है? निसंदेह नहीं, इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए, क्या कहता है? हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण हो सकता है। अगर हम वसायुक्त भोजन अत्यधिक करते हैं तो हमारे शरीर में उससे मोटापा का अधिक हो सकता है, और मोटापा अगर शरीर में अत्यधिक होता है हाइट और लंबाई के अनुसार, लंबाई और के अनुसार, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां शरीर में अपना जगह बनाने लगती है। किससे? मोटापा होने से। और मोटापा हमारे शरीर में कहाँ से आती है? तो हम अत्यधिक वसायुक्त भोजन करते हैं जिसकी वजह से मोटापा होती है। आप देख रहे हैं। अब देखिए आगे कहता है, अभाज्यन रोग, यानी कुछ रोग के बारे में बताता है। देखिए कहता है, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। कहता है एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। क्या कहता है? कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष भोजन की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक, यानी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उससे अभाव से ग्रसित हो जाता है। जैसे कहता है कि अगर हम किसी भोजन को लेते हैं और अन्य भोजन पोषक तत्व नहीं लेते हैं और वो लंबी समय तक वैसा ही चलते रहता है तो हमारे शरीर में उस पोषक तत्व की अभाव हो जाएगी और जिससे किसी बीमारी से हम ग्रसित हो जाएंगे। वही कहता है। इसके बाद आगे कहता है, देखिए, एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियों को उत्पन्न करती है। देखिए कहता है, अगर एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमें उससे हमारे शरीर में रोग और विकृति को उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। फिर आगे देखिए कहता है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अवरोधक होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वृद्धि में अवरुद्ध हो जाएगा। अगर लंबाई अधिक नहीं होगा, अगर लंबाई हो गया है तो वो पतला हो जाएगा, जिसे हम कुपोषण कहते हैं, वही होता है। आगे देखिए कहता है, चेहरे पर सूजन आ जाता है, बाल का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी आदि और पेचिश आदि जैसे बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। फिर आगे कहता है, यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी।
अब देखिए कहता है कि अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की किसी व्यक्ति के आहार में से लंबी समय तक नहीं ले पाता है तो हमारे वो व्यक्ति का वृद्धि जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति, देखिए कहता है ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। अब देखिए जो व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं लेगा वो इतना मतलब दुबला पतला हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसे चलने घूरने में भी दिक्कत आने लगेगी। वही कहता है। इसके आगे देखिए कहता है विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियाँ हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी दर्शाए गए हैं। अब देखिए कहता है कि कुछ विटामिन और खनिज लवणों से भी बहुत सारी बीमारियाँ और विकृतियाँ हो सकती है। देखिए कहता है अभी आभाज्यजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने की जा सकती है। इसे जो आभाज्यजन्य रोग है उसे रोकने के लिए आपको संतुलित आहार लेना आवश्यक है। फिर कहता है इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की इतनी अधिक विविधता हुई भी। आगे देखते हैं। कहता है देखिए इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विभिन्नता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों की वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। जैसे यह बोल रहा है दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, ये जो भी है सभी जगह खाने का जो व्यंजन है अलग अलग तरीके से, लेकिन सभी में पोषक तत्व समान है। वही आपको कहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए कुछ आगे विटामिन की सारणी दिया हुआ है कि कौन सी विटामिन की कमी से क्या होता है। देखिए कहता है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। जैसे आप देखेंगे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, क्षीणता या दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी। क्या इसके लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, जैसे हम आपको शुरू में भी बताए थे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। ये किसकी लक्षण है? तो विटामिन ए की कमी की लक्षण है। इसके आगे हम देखेंगे विटामिन बी। क्या देखेंगे? विटामिन बी। कहता है बेरी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। इसकी लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से क्या होता है? काम करने में कमजोरी होता है और दुर्बल पेशी हो जाता है। इसके बाद देखिए विटामिन सी है। क्या है? इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। हो सके कि BPSC में पूछ दे 1 2 3 करके, फिर ABCD में आपको आंसर पूछे। जैसे इस बार आप देखे होंगे 69 में जिस तरह से पूछा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से पूछ दे। उसमें देखे होंगे कि आप को रंग कलर से पूछा था, जो फिजिक्स का था। आगे देखिए कहता है विटामिन सी की कमी क्या है? रोग कौन सी है? स्कैर्बी रोग होती है। इससे क्या होता है? मसूड़े में खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। जैसे कि हमने इस स्टार्टिंग में ही बताया था कि विटामिन सी से घाव और कटे छटे जो भी होते हैं बहुत टाइम लगता है भरने में, अगर कमी होता है तो। इसके बाद देखेंगे विटामिन डी है। क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेटस होता है। इससे क्या होता है? हमारे अस्थि जो होते हैं और दांत जो है ना, ये कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए इसका लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कुछ व्यक्ति को आप देखेंगे बुढ़ापे में लोग मुड़ जाते हैं कमर से, तो किसी का पैर भी मुड़ जाता है। तो किसके कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। इसके आगे देखिए कहता है कैल्शियम, जो कि खनिज लवण है। क्या है? कैल्शियम। इससे क्या होता है? अस्थियों और दांत क्षय होता है। अस्थियाँ और दांत क्षय होता है। इसकी लक्षण क्या है? कमज़ोर अस्थियाँ और दांत क्षय करना, दांत का जो है झरने लगता है। इसके आगे आप देखेंगे कहता है क्या है? आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा या गाइडर होता है। क्या होता है? घेंगा या गाइडर होता है, जो हमारे गर्दन में यहाँ पर निकल जाता है।
या जिसे आजकल हम लोग हर लोग को देखेंगे कि आयोडीन चेक करवाते हैं, वो भी इसी के वजह से होता है। इसकी लक्षण क्या है, देखिए, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता होता है। बच्चे में ये क्या करती है, बच्चे में अगर आयोडीन की कमी होती है तो उसका मानसिक विकास जितना चाहिए अच्छा या स्वस्थ होना चाहिए वो नहीं होता है, और बाकी लोगों में इसकी गर्दन की ग्रंथियाँ फूल जाती है। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से फूला रहता है, वही है। इसके बाद देखिए लोहा, क्या है, लोहा की कमी से क्या होता है, अरक्ता होता है। जैसे रक्त की कमी हो जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में कमजोरी जैसा लगता है। कुछ प्रमुख शब्द दिया हुआ जिसे आपको बताना है, बाकी हम देखते हैं आगे क्या है। कुछ सारांश है, जैसे देखिए कहता है हमारे भोजन, एक तरह से आप इसे कहें तो ये छोटा नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है। क्या है, देखिए कहता है हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं। इसके आगे कहता है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए होता है। किस लिए होता है, वृद्धि और अनुरक्षण के लिए। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है। क्या करती है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है। इसके आगे कहता है संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुद्राक्ष जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है वो आज का ये लास्ट होगा। कहता है हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्व की न्यूनतम से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स था। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 भोजन का घटक एनसीईआरटी 6 क्लास का साइंस का ख़त्म हुआ। अगर नेक्स्ट में हम देखेंगे। थैंक यू।